मैं दीपक कुमार। अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय में क्या प्रकार होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखें। बाकी जो हमारा फ्रेमिंग है, राष्ट्रीय आय, ज़्यादा बातचीत का जो है समय है नहीं क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट का मतलब मटेरियल है, शॉर्ट ना कर दिया जाए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में परिचय हम लोग पढ़ लिए थे, प्रकार में कौन कौन सा प्रकार होता है प्रकार भी पढ़ लिए थे। अब हमारा जो अगला है वो है आपका कि मापन का विधि। तो मापन विधि अगला हमारा स्टार्ट होगा। देखिए ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, प्रकार में जितना सारा चीज़ था। फिर उसके बाद आगे है हमारा मापन विधि, राष्ट्रीय आय का मापन विधि। मापन विधि, मापन विधि। ठीक है। मापन विधि देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत के जो राष्ट्रीय आय है उसके कितने मापन विधि हैं, तो भारत के जो राष्ट्रीय का मापन विधि है, पहला होता है उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। ये तीन विधियां हैं जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। ठीक है। अब उत्पादन के कैसे हम उत्पादन के द्वारा किसी चीज़ का मापेंगे, तो साधारण शब्दों में आप समझिए कि जैसे राष्ट्रीय आय का मापन करना है तो मतलब हमको क्या चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए, जो हमारे वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उन सबको देखना पड़ेगा। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसको देखेंगे, कितना वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ। ठीक है। तो जो आप जीडीपी देखे थे, जीडीपी वाले केस में जो भी चीज़ें जितना उत्पादन हुआ था, इसका मतलब उत्पादन को ध्यान में रखकर उत्पादन के आधार पर कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर जो जब राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उत्पादन विधि से। जैसे आप मान के चलिए कि कई गो पेन का उत्पादन हुआ, कितना जो है भारत में सेवा का उत्पादन हुआ, इन सब को ऐड कर लिया जाएगा, तो ये उत्पादन विधि से हुआ। एक इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया था, जीबीए, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब सकल मूल्य वर्धन विधि था। अगर उस विधि से मापते हैं तो वो भी कहलाता है उत्पादन विधि। अगला है आय विधि। आय विधि से कैसे मापा जाता है, तो आय विधि से मापने का तरीका ये है कि कितना भारत में मौद्रिक मूल्य, आप ये समझ सकते हो कि वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के आधार पर, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर जो आय किया जाता है, मतलब जितना इनकम हुआ। मान के चलिए कि भारत का हम मान के चलते हैं कि 1 क्विंटल जो है चावल का उत्पादन हुआ, तो 1 क्विंटल उसका मात्रा हो गया। अब 1 क्विंटल का दाम कितना हुआ, तो मान के चलिए कि 3,3200 जो भी हुआ, तो 3,000 1 क्विंटल का दाम हुआ, तो 3,000 वो क्या हो गया, जो बेचा होगा उसके लिए क्या हो गया होगा, आय हो गया होगा। तो वही आपका, तो उस ओवरऑल वैसे ही पूरे भारत का जब राष्ट्रीय आय मापा जाता है तो टोटल क्वांटिटी और उसके प्राइस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, तो जो आय निकला, जो आय हुआ, तो उस आधार पर कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है। अगर आय के आधार पर मापते हैं तो आय के आधार पर मापने के लिए वही से वापस फिर से जो आप पढ़े होंगे कि उसमें देखा जाता है विदेशी का कितना हुआ,
विदेशों में कितना हमारा पैसा गया और विदेशों से हमारा कितना पैसा आया, कमा कर। ठीक है, तो वो आपका आय विधि से हुआ। इसमें ये भी आय विधि से हो सकता है कि हमारे वहाँ के पर्यटक जो है गए विदेश में और वहाँ पे जो उनका इनकम हुआ, उनको इनकम हुआ होगा, और हमारे वहाँ आए होंगे पर्यटक बन के, तो हमारे वहाँ चीज़ें खरीदे होंगे, तो उससे हमको आय हुआ। तो ये जो है, तो वो जो आय आपका हुआ, यही आय को जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है, आय विधि से। ठीक है, अगला है व्यय विधि से। यही जो है भारत में राष्ट्रीय आय मापने का यही तरीका अपनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय इसी विधि से, नॉर्मली सामान्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय इसी विधि से सामान्यतः मापा जाता है, सामान्यतः मापा जाता है। मापा जाता है कैसे? तो जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे हम अगर पहला जो क्लास आप लोग देखे होंगे, लैंड है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और आपका इंटरप्रेन्योर हो गया। इंटरप्रेन्योर मतलब कि भूमि हुआ, भूमि से क्या होता है, रेंट मिलता है, तो ये आपका व्यय हुआ, किसी भी चीज का उत्पादन करने में व्यय होता है। लेबर जो उसमें मजदूर लगते हैं तो मजदूरी मिलता है, मतलब वेजेज मिलते हैं, मजदूरी को वेजेज कहा जाता है, मतलब मजदूरी मिला तो वो भी आय मतलब व्यय हुआ, पेन बनाने में व्यय हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद कैपिटल, जो पैसा लगाया गया होगा, जितना पैसा लगा इसको बाकी चीज़ों को जुटाने में, वो कैपिटल। तो कैपिटल से क्या होता है आपका, कैपिटल अगर है तो उसका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा। तो ये भी क्या हुआ, व्यय हुआ किस पर, पेन बनाने में। उसके बाद इंटरप्रेन्योर, जो उद्योगपति है, जो चला रहा है, कंपनी मालिक है, उसका मतलब उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो सब जोड़ेगा, तो इसका मतलब इस पर क्या हुआ, पेन बनाने में इतना व्यय हुआ। तो इस विधि से जब मापा जाता है तो उसको कहा जाता है व्यय विधि। तो ये भारत में राष्ट्रीय आय के मापन विधि के 3 तरीके नॉर्मली किया जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिर राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है। तो इसका थोड़ा सा इतिहास आप लोग जानिएगा। इसका इतिहास ये है कि भारत में एक संस्था था जिसका नाम था CSO। CSO का जो मुख्यालय है वो कहाँ था, नई दिल्ली, नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। ठीक है, लेकिन 2016 में ये 2 भागों में बट गया, एक को कहा जाता है NSO और एक को कहा जाता है NCS। NCS आज के डेट में जो नेशनल इनकम को मापता है वो कौन सी संस्था मापती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या करती है, बेरोजगारी, गरीबी वगैरह का ये मापन करता है। उसके बाद एक और संस्था स्थापित हुई थी 1949 में, जिसको बोला जाता है NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, गरीबी और बेरोजगारी का यही मापा करता था, आंकड़ा जो है यही जुटाता है, गरीबी का, बेरोजगारी का। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, कलकत्ता। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है हमको। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, थोड़ा जान लेते हैं। पहले मापता था CSO और अब मापता है कौन, NSO। ठीक है, आखिर NSSO क्या करता है, आप लोग देखे होंगे, करंट अफेयर में पढ़े होंगे, मैगजीन्स में पढ़े होंगे कि NSSO का ये 69वां चक्र है, तो ये जो है 78वां चक्र है, मतलब इस तरीके से। तो ये चक्र होता है, मतलब ये कितनी बार जो है आंकड़ों को जुटाया है। ठीक है, तो ये हुआ मापन विधि के तरीके, कौन मापता है ये भी हम लोग देख लिए। अच्छा, एक चीज और आप लोग देखे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण। कि आर्थिक सर्वेक्षण, तो इसमें राष्ट्रीय वगैरह बजट वगैरह जब आता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण आता है।
तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा मापन विधि समाप्त हुआ। इसके बाद जो है आते हैं हम, जो हमारा था मापन विधि के बाद क्या था? मापन विधि के बाद कुछ विशेष था, उस विशेष में आते हैं हम लोग। कुछ विशेष में देखिए मापन विधि के और भी तरीके हैं। पहला कि एक होता है चालू मूल्य पर, चालू मूल्य पर। एक होता है स्थिर मूल्य पर, लागत मूल्य पर। ठीक है, चालू मूल्य, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप एक ही बार इसको समझ सकते हैं। वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, चलिए ये समझते हैं, इसको हम लोग छोड़ दिए थे। चालू मूल्य का मतलब करेंट, कभी कभी क्या होता है आदमी इंग्लिश जरूर समझता है, इंग्लिश करेंट प्राइस पर, और ये आपका है प्रेजेंट मूल्य पर। ठीक है, देखिए अब करंट मूल्य का मतलब चालू मूल्य पर किसी भारत के राष्ट्रीय आय का मापन, जीडीपी का मापन, मतलब जो जितना है सभी राष्ट्रीय आय है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय आय ही है, बस मापने के उसके तरीके अलग अलग हैं। तो चालू मूल्य पर जब मापा जाएगा राष्ट्रीय आय, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अभी हमारा क्या है 2025, तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया होगा। जब 31 मार्च आएगा 2026 का, तो एक वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा, पूरा हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो 2025 में हम मान के चलते हैं कि, मान के चलते हैं ये पेन का ही ले लेते हैं, ये पेन है कोई, तो ये पेन के मूल्य एक तो जो है इसका लागत मूल्य होगा, कॉस्ट जो है इसका मुख्य जो होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो जैसे उत्पादन करने में हुआ, उत्पादन करने का मतलब होता है लागत मूल्य, मतलब कि जो इसको क्या बोलते हैं, इसको कि जब लागू होता है, इसको आप समझ सकते हो लागत, जितना लागत हुआ वो, और प्लस में इसमें क्या होता है कि जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो उसमें क्या लगा होता है? टैक्स होता है, टैक्स लग जाता है। फिर अगर टैक्स लग जाता है तो सरकार जब देखती है कि ज़्यादा मूल्य हो गया है, तो अपने वोट बैंक के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए मान के चलते ये रूल है कि अगर ज़्यादा दाम हो गया तो उसको उसमें उस पर क्या देगा? वो सब्सिडी देगा। क्या देगा? सब्सिडी देगा, सब्सिडी देगा। तो ये पूरा जब हो जाता है, इसी को कहा जाता है चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय का मापन। तो हम अगर समझते हैं तो चालू मूल्य मतलब मार्केट प्राइस हम इसको कह सकते हैं, बाजार मूल्य भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब बाजार में मूल्य कितना है, बाजार में मूल्य, तीनों लगभग एक ही टाइप का है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। चालू मूल्य का मतलब अभी कितना, वर्तमान में कितना इसका मूल्य चल रहा है, कितना इसके चलन में है। वर्तमान मूल्य का मतलब अभी वर्तमान में किसी वस्तु का कितना दाम है, और बाजार मूल्य का मतलब बाजार में जब जाते हैं तो उसके मूल्य क्या है, अलग अलग है। तो यही होता है मार्केट प्राइस, मतलब बाजार मूल्य। मार्केट प्राइस का मतलब उसमें क्या लगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। कॉस्ट प्राइस में जैसे ही बन के तैयार हो गया, मतलब जितना इसका लागत लगा, तो लागत जितना लगा, और प्लस में उसमें क्या होगा? अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसमें क्या लागत होगा? टैक्स जुड़ गया, और टैक्स कैसा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ गया। लो चलिए नहीं रहा है, हाँ, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपका जुड़ गया, और माइनस में क्या करेगा उसको? सब्सिडी, माइनस में क्या हो जाएगा? सब्सिडी। जैसे मान के चलिए कि 10 रुपये आपका पेन है,
तो 10 रुपया के पेन में आपके 2 रुपया में क्या लगा होगा, उसको बनाने में लगा होगा। टैक्स उसमें क्या लग गया, 3 रुपया टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर लग गया। 5 रुपया हो गया, 5 रुपया ये हो गया। उसके बाद सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया दे दिया गया, 1 रुपया दे दिया गया। बताओ जो टोटल मार्केट प्राइस हुआ कितना हुआ, 3 और 2 5 में से 1 गया कितना, 4 रुपया। यही कहलाता है आपको मार्केट प्राइस, यानी बाजार में पेन का मूल्य कितना होना चाहिए, 4 रुपया। लेकिन देखे होंगे लिखा होता है उस पर MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इतने से अधिक आप नहीं बेच सकते। एक्चुअली में वो कितना मिलना चाहिए बाजार में भी, 4 रुपया में, लेकिन अधिक से अधिक 5-6 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता कितना है हमको, 10 रुपये, क्योंकि उस पर 10 रुपये प्रिंट ही होता है। 10 रुपया से अधिक में बेच ही नहीं सकता वो बंदा। अगर आप बेचता है, अगर आपसे ले भी लेता है, तो आपके पास रास्ता है, क्या रास्ता है आप जानते ही होंगे। आजकल के सब जो है डिजिटल युग में सब हो गए हैं चालाक, सब कोई जो है सचेत हो गया है। उपभोक्ता फोरम में जाके आप केस कर सकते हैं, उसको आप दर्ज करवा सकते हैं, आपका निदान हो जाएगा, प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, मार्केट प्राइस, समझ में आ गया। और सेम यही चीज़ें लगभग वर्तमान मूल्य होता है और चालू मूल्य होता है। 2025 लगा दिए मतलब समझ जाएगा क्या है, ये वर्तमान मूल्य का। करंट लगा दिए मतलब 2025 में कैसा रेट चल रहा है। तीनों लगभग एक ही टाइप का होता है, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, यही वाला मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के एक वर्ड में आप याद रख सकते हो फॉर्मूला, मार्केट प्राइस बराबर में कॉस्ट प्राइस प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस में सब्सिडी। अब आते हैं स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य पर कैसे होगा, स्थिर मूल्य का मतलब होता है भारत में एक आधार वर्ष है, आधार वर्ष, आधार वर्ष के आधार पर, सॉरी, आधार वर्ष। तो भारत का जो आधार वर्ष था वो कितना था, 2011-12। उससे पहले क्या था, 2004-5। अभी फिर इसका बदल गया है, ठीक है, अभी फिर इसका बदल गया है। तो 2021 मान में एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का आधार वर्ष क्या है। तो अभी फिलहाल एग्जाम में हमको लगता है कि 11-12 ही देगा। अगर बदलेगा मतलब अगली बार से अगर देगा तो क्या हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा, ठीक है। हम समझने के लिए अभी समझते हैं फिलहाल के कि स्थिर मूल्य का मतलब, स्थिर मूल्य पर भारत का राष्ट्रीय आय का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि आधार वर्ष के आधार पर। तो आधार वर्ष मान के चलते हैं क्या है, 11-12। ये 11-12 का है और ये आपका अभी का कितना है, 2025। तो 11-12 से लेकर के 2025 के बीच में, मतलब जो आज का डेट के जो पेन का मूल्य था वो कितना किया जाएगा, तब देखा जाएगा कि 2011-12 में कितना इसका मूल्य रहा होगा या रहा था। उसके आधार पर 2025 में उस पेन का दाम डिसाइड किया जाएगा। तो अब जब आधार वर्ष के आधार पर जब मूल्य का डिसाइड होता है, जब राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, तब क्या कहलाता है, स्थिर मूल्य पर भारत का राष्ट्रीय आय। अब बताइए कि दोनों में डाटा किसका बड़ा होगा, वर्तमान मूल्य चालू बाजार मूल्य वाला का डाटा ज़्यादा होगा कि स्थिर मूल्य वाला का डाटा ज़्यादा होगा, बाजार मूल्य का ज़्यादा होगा, क्योंकि स्थिर मूल्य का पक्का है कि इससे तो कम ही रहा होगा, तो इसका जो है डाटा कम होता है और माना जाता है कि यही सही होता है। लेकिन अभी भी पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है वो किस आधार पर मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, बाजार मूल्य पर। नोट करके कहीं पर ध्यान रख लीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है वो किस पर मापा जाता है, एमपी पर, मतलब मार्केट प्राइस पर मापा जाता है, नेशनल इनकम। भारत का राष्ट्रीय आय वर्तमान में किस आधार पर मापा जाता है भाई, तो चालू मूल्य पर ही भारत का वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो समझ में आ गया स्थिर मूल्य। अब आते हैं कि जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इस समय किसी वस्तु का मूल्य रहा होगा, मान के चलिए कि 100 रुपया, 100 रुपया रहा होगा। मान के चलिए कि आपका 100 रुपया, हम मान के चलते हैं क्या, 100 रुपया प्रति क्विंटल मान लेते हैं,
100 रुपया प्रति क्विंटल जो है किसका मान लें, किसी चीज़ का मान लें प्रति क्विंटल दाम रहा होगा। और 2025 में उसका दाम कितना है, ये हो गया मान के चलिए कि 500 रुपये हो गया। तो बीच में कितना बचा, 400। यानी कि अब वो 400 के आधार पर भारत के राष्ट्रीय आय का मापन करेगा। ठीक है, तो ये स्थिर मूल्य के आधार पर हुआ। अगला है हमारा लागत मूल्य के आधार पर भारत का राष्ट्रीय आय कैसे मापन होगा। लागत मूल्य का मतलब अभी हम समझे कि लागत मतलब, लागत का मतलब कॉस्ट, कितना बनाने में उसको लगा है हमको कॉस्ट। तो अगर हमको पेन बनाना है तो पेन में क्या क्या लगा होगा, प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगा होगा, है ना, इंक लगा होगा, फिर उसमें क्या लगा होगा, मान के चलते कलर लगा होगा, रंग लगाया गया होगा, फिर उसमें आपका जो है वही जो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर हम लोग पढ़े थे। तो ये सभी मिलाकर के मान चलते हैं कि प्लास्टिक के 1 रुपया लगा होगा, इंक का मान के चलिए कि 1 रुपया इसका भी लगा होगा, कलर का भी 1 रुपया लगा होगा, 3 रुपया हो गया। और मान के चलते हैं बाकी सब लैंड, लेबर वगैरह सब मिला के अगर हम मानते हैं तो वो अदर जो है इसको आप जोड़ के चलिए कि 2 रुपया और, यानी कि 2 1 3 1 4 1 5, 5 रुपया का होना चाहिए था। यानी कि यही जो 5 रुपया हुआ यही लागत मूल्य हुआ। यानी कि जब इस आधार पर भारत का राष्ट्रीय आय का मापन किया जाएगा लागत मूल्य को देख करके, तो बोला जाएगा कि लागत मूल्य पर भारत का राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इसको अगर हम कहेंगे कि सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सीपी बराबर जैसे यहाँ पे पढ़े थे आप, अभी आप देखें कि मार्केट, और जा क्लियर हो गया, बड़ी समस्या है मापन के विधि, वो तो सब आप देख ही लिए होंगे, लेकिन फिलहाल जो है इसको मापन विधि में हम लोग देख रहे थे। पहला मापन विधि नहीं, सॉरी, मापन विधि नहीं था, वो था हमारा विशेष। विशेष वाले में हम लोग देख रहे थे कि विशेष में हम लोग क्या देखे थे, तो देख रहे थे कि कभी कभी मापन की जो तरीके अपनाए जाते हैं वो क्या होता है, चालू मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर या बाजार मूल्य पर, ये तीनों लगभग एक ही जैसा होता है। तो इसको हम लोग डिसाइड किए, अभी डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं कि एमपी बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस बराबर जो कॉस्ट प्राइस हुआ प्लस में उसको इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और माइनस में क्या होता है, सब्सिडी। ठीक है, यही कहलाता है मार्केट प्राइस। यानी कि जितना में बनाने में लगा पेन को उस पर टैक्स भी लगा होगा, ज़्यादा हो जाता है तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सब्सिडी। अब इसी को जब आप देखेंगे ये क्या होता है आपका, क्या बोल रहे थे, स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर या फिर लागत मूल्य पर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्थिर मूल्य का मतलब कि हमेशा आधार वर्ष के आधार पर, आधार वर्ष के आधार पर ये मापा जाता है। आधार वर्ष के आधार पर जब मूल्यांकन किया जाता है तो वो कहलाता है स्थिर मूल्य पर भारत का राष्ट्रीय आय। लागत मूल्य का मतलब, लागत मूल्य का मतलब ये है कि लागत कितना लगा। लागत का मतलब जैसे हम एग्जांपल लिए थे पेन का, तो पेन का जो आपका प्लास्टिक लगा, इंक लगा होगा, कलर लगा होगा, है ना, और अदर्स इसमें हम लोग देखे थे। इसका 1 रुपया, 1 रुपया, इसका 1 रुपया, इसका मान लेते हैं 2 रुपया, तो 2 रुपया, 2 4 रुपया, 1 5 रुपया, पेन का लागत कितना हो गया होगा, 5 रुपया। तो इसमें क्या है, सीपी। अब इसको अगर देखें हम तो सीपी में क्या हुआ कि जितना आपका लागत लगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस में से, इसको बस अगर मैथ आता होगा तो आपको पता होगा पक्षांतर, तो इसको अगर हम उधर कर देते हैं तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी माइनस में आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस उधर जुड़ जाएगा कौन सी, सब्सिडी। यही हो गया आपका कौन सी, सीपी का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। और ये क्या हो गया आपका मार्केट प्राइस पर फॉर्मूला।
मैं बताया था कि भारत का जो राष्ट्रीय आय का मापन होता है वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय, वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर मापा जाता है। किस पर? बाजार मूल्य पर एनएनपी को देखा जाता है, आकलन किया जाता है, देखा जाता है, आकलन किया जाता है। तो ये हमारा कुछ विशेष में पहला पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद विशेष में हम एक चीज और पे चलेंगे। विशेष में हम एक चीज और पे चलेंगे कि हमारा एक चीज हो गया था, ये मापन के तरीके हमारा खत्म हो गया। तरीका चालू मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लगभग तीनों एक ही चीजें हैं, है अलग अलग बताया मैं। उसके बाद फिर स्थिर मूल्य पर और लागत मूल्य पर। स्थिर मूल्य का मतलब आधार मूल्य पर, आधार वर्ष के आधार पर, और लागत मूल्य का मतलब उसमें लागत कितना लगा था उस आधार पर। अब आते हैं अगला कि भारत के राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता है, क्या शामिल नहीं होता है। सबसे आसान तरीका मैं आपको ट्रिक के तौर पे बताता हूं कि क्या शामिल नहीं होगा। यानी कि अगर बिना काम के, बिना दाम के अगर काम होता है, बिना दाम के काम होता है, बिना दाम के काम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसका सरकार के पास डाटा नहीं रहता, आप इसको ओवरऑल पूरा परिभाषा के तौर पे याद रख सकते हैं। क्या शामिल नहीं होगा, क्या शामिल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वो चीजें शामिल नहीं होगी राष्ट्रीय आय में कि बिना जो है फ्री का, उसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मतलब उसका कोई सरकार के पास में उसका कुछ ब्यौरा नहीं है, या फिर काम कर रहा है फ्री में काम कर रहा है, तो जो उसका भी नहीं जुड़ेगा, तो ये कहलाता है आपका। या फिर उसको एक चीज और, ये तो पहला हो गया। दूसरा, तीसरा में हम ये कर सकते हैं कि जिसका आकलन संभव नहीं है, जिसका आकलन संभव नहीं है, जिसका आकलन संभव नहीं है। ये तीनों अगर आपको याद है तो क्या नहीं शामिल होगा वो आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्या शामिल होता है, ये तो दुनिया भर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन क्या शामिल नहीं होता है इसका डाटा कम है, तो कम डाटा को ही याद करके आदमी आगे बढ़ सकता है, एग्जाम में पास कर सकता है। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलिए कि घरेलू क्षेत्र में, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं घरेलू महिलाएं का कार्य, घरेलू महिलाओं का कार्य। हमारे आसपास में या फिर हमारे घरों में माताएं बहनें जो हैं काम करती हैं, तो क्या उसका मेहनताना आदमी देता है? नहीं देता है। सरकार के पास इसका डाटा भी नहीं है कि 1 घंटा काम करती है, कि 10 घंटा काम करती है, कि 20 घंटा काम करती है, कितने घंटे काम करती है और उसके बदले में क्या लेती है, ये डाटा है नहीं। इसका मतलब उसका आकलन करना संभव नहीं है। इसका मतलब घरेलू महिलाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा, अभी पढ़े थे कि जो आपका माध्यमिक मूल्य है, पहले ही हम बता चुके थे, माध्यमिक मूल्य शामिल नहीं होता है, मतलब सेकेंड हैंड चीजों को भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे बताए थे, मोटरसाइकिल बेच दिया, लिया अपने लिए और बेच दिया, तो कुछ दिन चलाया, कुछ साल चलाया, फिर बेच दिया। तो जो लिया गया था स्टार्टिंग में वही चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, बेच दिया गया बीच में आप, तो आप उसको शामिल, भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? आप बताए थे मैं शुरुआत में ही कि भारत के राष्ट्रीय आय का मतलब वैसा है जो किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादित मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष 2 महीने का
2 महीने का 2 महीने का मान के चलते हैं हम, मान के चलिए कि 1 साल के लिए डाटा है। अब 1 साल में वो काम करके ख़त्म हो गया तो उसका राष्ट्रीय आय में जुटेगा? नहीं जुटेगा। 2 महीने का कार्य, क्योंकि पूरा 1 साल का जुटता है। 2 महीने कार्य का मतलब होता है कि जो 1 साल के लिए उसका डाटा जोड़ा जा रहा था और 2 महीने में क्या हो गया, वो खत्म हो गया, तो पूरे 1 साल का डाटा लिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें और क्या आएगा, इसको मिटा दीजिए। इसमें और क्या शामिल होगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई काला बाजारी है, माने काला धन जिसको आप कह सकते हैं, काला धन। बताइए काला धन क्या सरकार के पास इसका ब्यौरा रहता है? कोई धरती में गाड़ दिया है, तो कोई जो है तकियाता रख दिया है, कोई रजाई के नीचे जो है रजाई में भर के रखा है, तो सरकार के पास उसका डाटा है? जब डाटा ही नहीं है तो राष्ट्रीय आय में शामिल कहाँ से होगा? तो यह आपका काला धन उसमें शामिल नहीं होगा। और क्या, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बस उसको हस्तांतरित मूल्य नहीं शामिल होता, हस्तांतरित मूल्य ये शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हस्तांतरित मूल्य का मतलब अभी आप पढ़े बिना काम के जो है दाम मिलता है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई बंदा सरकारी जॉब में है और सरकारी जॉब में होते हुए आ गया है छुट्टी में घर पे, और छुट्टी में घर पे आ गया है और 1 महीना रहा, सब्जी उगाया और बेच दिया, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? उसका आय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो पेमेंट है वही शामिल होगा। अब बताइए पेंशन, जो सरकारी पेंशनर हैं, क्या पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? बिल्कुल शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना काम के जो है उसको दाम मिल रहा है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं छुट्टी में किए गए कार्य, छुट्टी में किए गए कार्य। ठीक है, उसके बाद और भी आते हैं छुट्टी में किए गए कार्य, उसमें और भी आएंगे। जैसे मान के चलते हैं कि कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है बंदा, घर में ट्यूशन कोचिंग वगैरह चलाते हैं लोग, तो ट्यूशन कोचिंग वगैरह चलाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है। जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उसका जो आय होगा क्या वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जो रेहड़ी पे जो काम करते हैं, ठेला वगैरह पे, रेहड़ी ठेला वगैरह पे जो काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, तो क्या उसका शामिल होगा? बिल्कुल शामिल नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि उसका डाटा है नहीं सरकार के पास। दूसरा कि जो आपका लोकल बाजार है, एक बाजार अलग बाजार देखिए कई प्रकार के होता है। बाजार का परिभाषा ये नहीं होता कि कहीं पर लगा के वो बेचने लगे। बाजार का मतलब ये होता है कि उसके लिए एक निश्चित जगह हो, निश्चित समय हो और निश्चित उसका रूल होता है, उसके आधार पर जब बोला जाता है, बेचा जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसको बोला जाता है बाजार। तो रेहड़ी ठेला वगैरह उसका कोई रूल नहीं है, या फिर नॉर्मल जो बाजार होता है उसका भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर आपको ये याद है तो बाकी चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही से आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो विशेष में हम लोग दूसरा देखें कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखते हैं क्या क्या था हमारा, और कुछ था क्या? हाँ ये था समसामयिकी। समसामयिकी में और भी कुछ छूट गए होंगे तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, उसको भी हम कभी किसी क्लास में कर देंगे। वैसे मेरे हिसाब से लगभग खत्म हुआ। अगला है हमारा समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर आपका काम है, अगर कहिएगा तो उसको भी मैं करवा दूंगा। करंट अफेयर में आपको करना ये है कि भारत का राष्ट्रीय आय वर्तमान में कितना है, जीडीपी कितना है और एनएनपी कितना, ये 2 डाटा आपको बस याद रखना है। भारत का पीसीआई कितना है और ये सब सारी चीज़ें करंट अफेयर में आता है। तो ये आपको अभी अगर हम बता दें तो ये रखा का रखा रह जाएगा। अब वर्तमान में जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप जब पढ़ेंगे करंट अफेयर तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और छूट गया है मेरे ख्याल से, उसको हम बता ही देते हैं जब हो ही गया सब। तो 1-2 मिनट की और बात है। क्या है कि एक शब्द था पीसीआई, मतलब इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब हिंदी में कहते हैं इसको प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो
प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है, इसका मतलब कतई मत आप समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति का आय कितना है। इसका कतई आप मत ये समझ लेना कि एक व्यक्ति का आय कितना है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल नेशनल इनकम, जितना भारत का राष्ट्रीय आय है, अगर उसमें हम भारत के टोटल पॉपुलेशन से अगर हम भाग दे दें, टोटल पॉपुलेशन मैंने टोटल जनसंख्या से हम अगर भाग दे दें, मतलब कुल जनसंख्या जिसको आप कह सकते हैं, कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे दें तो यही जो आएगा यही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो ये प्रति व्यक्ति आय नहीं होता है, इसको याद रख लीजिएगा कि ये प्रति व्यक्ति का औसत आय होता है। एक व्यक्ति का औसत आय होता है, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आदमी ये समझ लेता है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति का आय कितना है, बिल्कुल नहीं, औसत आय कितना है ये इसका मतलब होता है। और इसमें क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि किसी देश के अर्थव्यवस्था के हम ये कह सकते हैं कि अंदाजा, अर्थव्यवस्था के शक्ति या पावर का अंदाजा या कैसे आंका जाता है। किसी देश के व्यक्ति शक्ति या पावर का अंदाजा लगाया जाता है, किससे, यही पीसीआई से, क्योंकि इसी से पता ये चलता है कि उसका जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या भी इसमें आ जाता है और प्लस में नेशनल इनकम भी आ जाता है। तो नेशनल इनकम में टोटल अगर पॉपुलेशन से भाग देते तो यही कहलाता है पीसीआई। और यही सबसे बड़ा, कोई भी देश किसी देश का अगर देखता है तो यही देखता है कि उसका पीसीआई कितना है, मतलब उसका देखेगा कि वो कितना मजबूत देश है और कितना कमजोर देश है। देश के पावर इसी से पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। बड़ी समस्या बाहु, चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रयास ये करिए कि जब हमारा वीडियो ठीक ठाक लगे, मतलब अच्छा लगे, तभी आप लाइक वगैरह सब्सक्राइब करिए, नहीं तो हम नहीं कहते कि ज़बरदस्ती करिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे जितने टीम हैं सबको प्यार दुलार दीजिए। और कोशिश ये करिए अगर हम में अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और वैसे तो हम अपने स्तर से कुछ ऐसा कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जितना हमारे संसाधन है, संसाधनों का आप लोग पढ़े, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके जो उत्पादन होता है उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि कम संसाधन में अधिक उत्पादन करना ही एक बड़े अर्थशास्त्री का कथन होता है। तो ठीक है, इसी शब्दों के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।